नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं प्राची शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं शहर उत्तरी से समाजवादी पार्टी से आवेदन कर चुके युवा नेता अधिवक्ता भूपेंद्र श्रीवास्तव जी से। आज हम भूपेंद्र जी से राजनीति पर बात करेंगे, तो आइए भूपेंद्र जी से बात करते हैं। भूपेंद्र जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। भूपेंद्र जी, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव छात्र चुनाव से अलग कैसे है? प्राची मैम, पहली बात तो जहाँ चुनाव शब्द आता है, कोई चुनाव किसी से अलग नहीं होता, क्योंकि ये जनता का चुनाव है जी। स्टूडेंट इलेक्शन भी जनता का चुनाव होता है, लेकिन वो जो छात्र राजनीति या जो छात्र स्टूडेंट रहते हैं वो वोटिंग करते हैं, ये जनता वोटिंग करती है। तो मेरे ख्याल से कोई भी चुनाव अलग नहीं होता मैम। सब में जो कैंडिडेट होता है उसके लिए कैंडिडेट बनने से लेकर आफ्टर इलेक्शन तक जो उसको हर परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो हर चुनाव में करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी चुनाव जो है अलग नहीं होता। जहाँ चुनाव शब्द लगता है कि कैंडिडेट के लिए वो बहुत बड़ा बोझ उस समय भी है, बड़ा एक ठो जिम्मेदारी है, बड़ा संघर्ष है, बड़ा तनावपूर्वक है जब तक इलेक्शन जो है अच्छे से कंप्लीट नहीं हो जाता। भूपेंद्र जी, आप शहर उत्तरी से चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। और आप जानते होंगे कि शहर उत्तरी जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय और MNIT जैसे राष्ट्रीय संस्थानों वाला एक बौद्धिक वर्ग, जहाँ एक विशेष बौद्धिक वर्ग और समृद्ध जनता रहती है। यहाँ की जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो फिर ऐसे क्या कारण है कि यहाँ वोटिंग कम होती है? मैम, जो मैं स्टडी किया यहाँ टोटल 4,28,000 समथिंग वोटर हैं जी। बिल्कुल। जिसमें मैम तकरीबन 2.5 लाख फीमेल वोटर हैं, सॉरी मेल वोटर हैं, और तकरीबन 1,90,000 फीमेल वोटर हैं और 75 ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। इशू क्या रहता है वोटिंग का? परसेंटेज हमेशा कम क्यों रहता है? क्योंकि जब मैं सोचा कि इस विधानसभा को टारगेट बनाऊं तो मैदान में आया 2-4 लोग से, ऐसे लोग से मिला जो न्यूट्रल हैं, जिनको किसी भी पार्टी समुदाय से मतलब नहीं है। उनसे मैं बात किया कि आप लोग वोटिंग के दिन आते क्यों नहीं हैं? तो सबसे पहला उनका ये कारण था कि जब कैंडिडेट हमसे रूबरू हो तब तो हम आए। तो मुझे ये लगता है कि जो हम लोग के यहाँ वोटिंग परसेंटेज हमेशा 28, 33, 35 या 40 के बिलो ही रहता है, उसका कारण यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन तक कैंडिडेट नहीं पहुँच पाते, इसलिए उन्हें निकलते। बाकी कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं चुनाव को लेके, विधानसभा को लेके, और वोटिंग में इंटरेस्ट दिखाते हैं, वो सब तो भरपूर आते हैं। लेकिन बाकी जो परसेंटेज कम होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे ये अपना बौद्धिक जो विधानसभा है, ये जो डिजिटल डिपार्टमेंट से भी भरा है, ब्यूरोक्रेट से भी भरा है, और हाई फाई जो अपने यहाँ के विश्वविद्यालय के कई विश्वविद्यालय कई हाई प्रोफेसर हैं, सीनियर प्रोफेसर हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं, जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी पड़ता है, कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे जिनका निवास है, वोटर हैं, वो क्या करते हैं कि जब तक उन तक कोई कैंडिडेट, कोई भी चुनाव होगा, कैंडिडेट अगर नहीं जाता है तो आदमी सोचता है मैं क्यों जाऊँ, क्योंकि हर आदमी अब रिजर्व होने लगा है। आपने मतलब बताया कि आप ये मानते हैं कि वोट प्रतिशत कम होता है, और आपने इसकी एक वजह ये बताई कि जो हमारा कैंडिडेट होता है वो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाता। क्योंकि तो इंटरेक्ट नहीं हो पाता भूपेंद्र जी, तो जब आप जा रहे हैं चुनाव लड़ने, तो आपकी रणनीति क्या होगी? मतलब आप ऐसा क्या करेंगे कि वोटिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो? मैम देखिए, एक कहावत है ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी। ये शब्द इसलिए बार बार यूज किया जाता है क्योंकि हम हैं या कोई भी हो, जैसे मैं भूपेंद्र श्रीवास्तव मेरा नाम है, मेरे समुदाय के, मेरे जाति के कम से कम होंगे तकरीबन 1 लाख वोटर होंगे, ठीक है। वो भी नहीं निकलते हैं, तो कई कैश कैंडिडेट चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी नहीं निकलते। तो मैं तो यही चाहूँगा कि एक एक घर अगर एक एक घर हम चले गए तो मैम हम चुनाव को पॉजिटिव समझेंगे। और अगर हम एक एक घर नहीं गए और सोचे सोशल साइट से या हावा ढावा से सिर्फ रेयर कुछ ही लोग में हम बंध गए, तो मैम फिर उसका रिजल्ट निगेटिव ही आएगा और वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम रहेगा। मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि मैम कि मैं एक एक घर, चाहे वो जिस जात का हो, चाहे जिस परिवार का हो, चाहे जिस दल का हो, मैं पहले उनके घर जाऊंगा, उनसे निवेदन करूंगा। निवेदन में चाहे हाथ जोड़ना पड़े, चाहे पैर छूना पड़े, बुजुर्गों का चरण छू के ये निवेदन करूंगा कि हमको मौका दें और वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज कराएं। जी प्राची मैडम। भूपेंद्र जी, शहर उत्तरी से जहां तक हमें पता है, शहर उत्तरी से दर्जन भर दावेदार समाजवादी पार्टी से हैं। जी मैम। तो आप अपने आप को कितना मजबूत मानते हैं? मैम देखिए, मैम मेरी कर्मभूमि
शहर उत्तरी विधानसभा की रही है जी। मैं विगत कई सालों से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में पदाधिकारी भी रहा हूं और काम करता आया हूं मैं। और मैं अपने आप को मजबूत शब्द पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये कहूंगा कि जितने भी लोग आवेदन किए सब मेरे भाई हैं, सब परिवार के सदस्य हैं। और ये माननीय जी का डिसीजन जो रहेगा, हमें कोई ये ज़रूरी नहीं कि हमको टिकट दे दिया जाए, लेकिन माननीय जी हमको देंगे, हम पूरी ताकत लगा के चुनाव जीत कर माननीय जी के सामने उपस्थित होंगे। अगर माननीय जी हमको नहीं देते हैं, मेरे किसी जो दर्जनों भर आवेदन हुए हैं उसमें किसी को भी देते हैं, तो हम लोग रात दिन करके मेहनत करके उनको विधानसभा पहुंचा के माननीय जी के सामने उपस्थित होकर ये कहेंगे कि माननीय जी इस 2022 में आप हमको मौका ना दे के इनको मौका दी, हम लोग इनको जिताने का काम किए हैं। फिर 2027 में हम आएंगे कि माननीय जी अब हमें विधानसभा का टिकट दिया जाए, जिससे हम लड़ के मैं विधानसभा में पहुंच सकूं। जी प्राची मैडम। भूपेंद्र जी, शहर उत्तरी जो है वो प्रयागराज के दिल की तरह है और सबसे विकसित विधानसभा में से एक है। तो यहाँ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है और एक विधायक को वो करना चाहिए? मैम देखिए, जो मैं स्टडी किया यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है अपने यहाँ, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे हम लोग क्या क्रॉसिंग कई डिस्टर्ब करती है जी। जैसे प्राग के आगे देखिएगा क्रॉसिंग डिस्टर्ब करती है, वहाँ अगर जाम लग जाता है ना मैम तो कई घंटों तक लग जाता है जी। और उसके आगे बगाड़ा वाली क्रॉसिंग डिस्टर्ब करती है, ठीक है। और एक आप चाहेंगे मजार के ठीक सामने क्रॉसिंग आएगी, ये भी लिंक रोड जोड़ती है, वो डिस्टर्ब करती है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या आदमी के पास क्या होती है कि ये अगर ये पुल बन जाए, क्रॉसिंग का बन जाए पुल, जिससे जनता को किसी भी तरह की लेट लतीफ़ या कहीं जाम में ना फंसे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हमको सामने लगती है। बाकी मैम अभी और भी प्रॉब्लम जो और भी होना होगा, क्योंकि अभी जनता से अभी रूबरू होंगे कई क्योंकि ज़्यादातर लोग के पास अभी हम लोग नहीं पहुँचे हैं, मैक्सिमम लोग के पास। जब उनके पास पहुँचेंगे वो जो बताएंगे तो उनका जितना हो सकेगा हम लोग समाधान करेंगे। और हम एक स्लोगन बोलते हैं, क्योंकि हर आदमी एक कैंडिडेट को ये समझता है कि जीतने के बाद बदल जाएगा, तो हम लोग स्लोगन बोलते हैं, वो कभी कभी एडवर्टाइजमेंट में आता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस स्लोगन हम इसलिए बोलते हैं कि मैं एक एडवोकेट भी हूँ और संघर्ष ये करता हूँ कि मैं किसी घर पहुँचूँ, भगवान ना करे किसी को जुडिशियल डिपार्टमेंट में या कोई प्रॉब्लम आए जिससे उन्हें विधि सलाहकार ढूंढना पड़े, तो मैं अपने निःशुल्क विधि सलाहकार बन करके उनकी मदद करूंगा, जिससे वो को ये लगे कि हाँ ये आने वाले समय में भी हमारे साथ देंगे। आज इतने साथ हैं तो आने वाले समय में अगर विधायक बन जाएंगे तो ये हमारा जो है भरपूर साथ देंगे। जी प्राची मैडम। मतलब आपने जो अभी तक नोटिस किया उसमें आपको एक क्रॉसिंग की प्रॉब्लम दिखाई हाँ, है? अभी तक ट्रैफिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी, जिसकी वजह से जैसे एक प्रॉब्लम और थी अपने यहाँ, जो सिकुटी थाने से क्रॉसिंग बन गया था, वहाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हुआ करती थी, लेकिन वो फ्लाईओवर बन गया। उसके अलावा भी 2-3 है जो है अभी सुनने में आया है कि शायद पास हो गया है, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ मैम। मतलब आप क्रॉसिंग की प्रॉब्लम है, बाकी आप जब लोगों से रूबरू हाँ होंगे जो और प्रॉब्लम पता चलेगी मैम उसका हम लोग कोशिश करेंगे जितना बेहतर हो सके उसका समाधान करेंगे। जी भूपेंद्र जी, अगर अब हम वर्तमान विधायक हर्षवर्धन जी के बारे में बात करें तो वर्तमान विधायक हर्षवर्धन जी से ऐसी कौन सी अपेक्षाएं थी जो उन्होंने पूरी नहीं की? जी देखिए मैम, हर्षवर्धन वाजपेयी जी जो वर्तमान के विधायक हैं जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कम शब्दों में एक बड़ी बात, वो एक अच्छे इंसान है। वो जितना बेहतर हो सकता है उतना जनता के लिए काम करते हैं। और उनकी एक चीज़ हमको बहुत अच्छी लगी थी, जो कभी कभी आप देखिए, हम लोग एक पिक्चर देखा करते थे, नायक पिक्चर, जिसमें होता नहीं था कि आप अपनी कंप्लेन जो है एक बॉक्स में डालिए या एक शिकायत पत्रिका में डालिए, पेटिका में डालिए। तो हर्षवर्धन जी ने एक ऐप्स बनाया था कि अगर किसी को कोई कंप्लेन हो नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा और विधायक हैं वहाँ के वो, तो आप तुरंत जो है एक ऐप्स में आप अपनी कंप्लेन करिए, उसका जो है तुरंत उनको रिजल्ट मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। तो इसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि वो जनता के लिए भरपूर मेहनत करते हैं, भरपूर प्रयास करते हैं और जनता जो उनसे बहुत लोग खुश भी हैं। लेकिन मैम, प्रकृति ही परिवर्तन का नियम है। हम लोग भी उनके एक छोटे भाई हैं, वो हम लोग से बहुत सीनियर हैं, हम लोग भी राजनीति कर रहे हैं। मेरा कभी उनसे विरोधाभास किसी चीज़ का नहीं रहा है, चाहे वो विकास का हो। हम लोग तो विकास के लिए अभी किसी चीज़ का हमारे पास पावर नहीं है जो विकास शब्द यूज कर सकें, लेकिन मेरा कभी उनसे विरोधाभास नहीं रहा है। और मैम कुछ भी हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि कोई भी विधायक बने, शहर उत्तरी की जनता को जो परेशानी है उसका समाधान करके उनको एक समाधान। जी, आपने बताया कि हर्षवर्धन जी ने एक ऐप बनाया था, मतलब आपने बताया उनके अच्छे कामों को, मतलब आपके शब्दों में कहें, आपकी बातों का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो मतलब ऐसी आपको नहीं लगता कि कोई अपेक्षाएं थी जो उन्होंने पूरी ना की हो? मैम देखिए, नाउ अ डेज मैंने एक प्रॉब्लम आपको बताया क्रॉसिंग वाला, हाँ ठीक है, वो अभी दूर नहीं हुई है।
जी। तो प्रधान से लेके प्रधानमंत्री बीजेपी गवर्नमेंट गया जी, ठीक है। और गवर्नमेंट आए हुए कई साल हो गया, सेंट्रल में रिपीट कर गई है, केंद्र में सेंट्रल में रिपीट कर गई है। स्टेट की बात करें तो अभी 2022 के लिए 1 साल है। रिपीट सब नहीं बोलेंगे कि रिपीट कर ले, हम समाजवादी पार्टी के नेता, मैं चाहूँगा क्या, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार है और इनके काम करने में, ये कोई काम को 1 महीना में करेंगे तो समाजवादी पार्टी सरकार उसको जो है कि 5 या 6 दिन में करके दिखाएगी। और मैं यही चाहता हूँ कि अगर माननीय जी का जो ये जनता उनसे खुद रूबरू होकर परेशानी बताती होगी, और मैं यही चाहूँगा कि अगर जो अभी सुबह था, एक दिन मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें देखा था कि शायद प्रपोजल जो है एक्सेप्ट हो गया है, शायद कंस्ट्रक्शन होगा, ये होगा, लेकिन मैं शायद एक ही पुल का पढ़ा था, तो हो सकता है अगर बन रहा होगा तो और अच्छी बात है। अगर नहीं होता हो तो मैम समाजवादी पार्टी की जिस दिन सरकार आएगी या मैं विधायक बनूंगा, मैं अपने कोटे से या जो भत्ता आता है उससे पूरा मेहनत करके जनता को रिलीफ दिलाने का काम करूंगा। जी भूपेंद्र जी, आप एक युवा हैं। जी मैम। तो कहा जाता है आज के समय में कि जो युवा हैं हमारे देश के, हमारा देश युवाओं का देश है, तो युवाओं की राजनीति में रुचि कम होती है, आखिर ऐसा क्यों है? नहीं मैम, मैं इस बात को आपको थोड़ा सा एडमिट नहीं करूँगा, रुचि नहीं, ऐसा नहीं है मैम। देखिए क्या होता है ना कि एक कहा जाता है कि जिस हिसाब से इंसान की एज होती है ना, उस हिसाब से उसका माइंड जो डेवलप करता है। और कुछ ऐसी एज होती है कि माइंड स्विंग करता है कि कैरियर को लेके इस फील्ड में जाएं, इस फील्ड में जाएं, आदमी बहुत कंफ्यूज होता है। युवा डिस्टर्ब इसीलिए होता है कभी कभी क्योंकि उसको एक अच्छा सीनियर कभी कभी नहीं मिलता, एक अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिलता। क्योंकि अभिभावक हमेशा चाहते हैं, मैक्सिमम अभिभावक चाहते हैं कि मेरे घर का कोई भी बंदा होगा वो जुडिशियल डिपार्टमेंट जाए, ब्यूरोक्रेट्स में जाए, यानी गवर्नमेंट इंप्लॉयज़ बने। मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं कि बंदा पॉलिटिकल लाइन में जाए, क्योंकि मैम देखिए पॉलिटिकल लाइन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष मांगती है और फ्यूचर जो है उसका ब्राइट है कि नहीं ये डिपेंड नहीं होता। भूपेंद्र जी, अगर हम पत्रकारिता के बारे में बात करें तो आप एक पत्रकार भी रहे हैं। जी मैम। तो आपको क्या लगता है आज के परिदृश्य में पत्रकारिता की चुनौतियाँ क्या क्या हैं? मैम देखिए प्राची मैम, मैं अखबार लाइन में समय दिया जी, और एक सम्मानित अखबार में था जिसका विश्व में नाम है। मैं फोटो जर्नलिस्ट में मैं क्या कहते हैं फोटो जर्नलिस्ट भी रहा हूँ और रिपोर्टिंग लाइन पे भी रहा हूँ, क्राइम बीट पे काम भी किया। तो मैम एक चीज़ हम बता रहे हैं, जो उस समय से आज 10 साल हो गया और आज तक हमको एक चीज़ की कमी लगी कि जैसे चौथा स्तंभ ये माना जाता था ना मैम, आज भी शक के दायरे में आ गया है। शक के दायरे में इसलिए आ गया है, पहले क्या था, एक आप देखिएगा कभी कभी आप स्लोगन आता रहता है कि मैं सच बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया ये कहती है ना, मैं ही सच बताऊंगा, मैं सच बताऊंगा, सच की खबर आज मिली है सच से। हाँ, आज मिली सच से। ये सब स्लोगन क्यों है पता क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो झूठ बोल रहा है, तभी तो वो सच बता रहे हैं, नहीं तो इनको ये बोलना चाहिए ये खबर दिखा रहे हैं। ये पहले स्लोगन नहीं हुआ करता था मैम, ये स्लोगन अब आया है मार्केट में कि नहीं मैं सच का सामना करा रहा हूँ, मेरे ही पास सच है, मैं तह तक जा रहा हूँ। तो ये सब क्या है मैम, पता क्या है? और दूसरी बात क्या है मैम कि पत्रकारिता शब्द इतना सम्मानित शब्द था मैम, आज जुडिशियल डिपार्टमेंट भी उसका एविडेंस मानने को तैयार नहीं है। भूपेंद्र जी, अक्सर देखा जाता है कि जो शहर उत्तरी की सीट है वो समाजवादी पार्टी की कमजोर सीट मानी जाती है। पिछले चुनाव में भी कोई नेता कमाल नहीं कर पाया, तो समाजवादी पार्टी को आपसे क्या उम्मीद करनी चाहिए? मैम एक शब्द अभी मैं कुछ देर पहले लिया था, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक है, आपको नॉर्थ साइड के बारे में बता दें, 1957 से यहाँ इलेक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, 1957 से मैम नाउ डेज 2021 आज तक मैं आपकी बात मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ पे विधानसभा नहीं जीते। लेकिन हमेशा मैम यहाँ ऐसा ये रहा है कि कैंडिडेट के ऊपर भी बहुत बड़ा खेल होता है जी। और आपको जो अभी बोला ना जितने साझेदारी हिस्सेदारी, जब तक कोई भी कैंडिडेट होगा मैम जी, जो पैरासूट से आते हैं या अचानक चुनाव के समय आ जाते हैं, जब तक वो जनता के साथ मेहनत नहीं करेगा, चाहे वो जिस पार्टी का होगा, वो नहीं जीतेगा। आज माननीय जी हर्षवर्धन जी वहाँ के विधायक है ना, तो ये सोचिए कि वो 3rd टाइम लड़े तब जाके आज विधायक, क्योंकि जनता को वो लगातार कंटिन्यू खुश करे, और जब लगा कि हाँ जनता खुश हुई है तब वो जाके विधायक बने हैं। और 1957 से और आज तक इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज और जीत हार कैंडिडेट का सिर्फ 28 से 29 से 30 हज़ार के बीच रहा है। इस इलेक्शन में माननीय जी 80,000 पाए थे, एक तो बीजेपी की लहर थी और बढ़ चढ़ के लोग वोटिंग भी किए थे। और सही चीज़ ये माना जाए मैम कि अगर कोई भी कैंडिडेट होगा, किसी भी दल का होगा, आपको पता होना चाहिए, ज़्यादातर लोग इसको जनरल सीट बोलते हैं, यहाँ ओबीसी भी जीते हैं,
एक यादव जी जीते हैं, गुप्ता जी जीते हैं, बाकी तो सब 4-4 बार रिपीट की गई है, चाहे अनुग्रह सिंह जी हो, नरेंद्र सिंह गौड़ जी हो, वाजपेयी जी हो, सबकी रिपीट की गई है। तो यहाँ यही मैम है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो, वो अगर मैम जनता तक नहीं मिलेगा, एक एक करके नहीं मिलेगा, तो उसको हार का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। अगर वो एक एक लोग से मिलेगा तो मैम, कहावत है ना कि कभी अर्श पे कभी फर्श पे, और प्रकृति ही परिवर्तन का नियम है। आज मानते हैं कि शहर उत्तरी में समाजवादी पार्टी जीती नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्ने कभी बंद नहीं है, जीती नहीं है तो जीत जाएगी ना। भूपेंद्र जी, आप धनबल और बाहुबल को कितना जरूरी मानते हैं चुनाव में सफलता के लिए? देखिए मैम, अगर मैं बाहुबल शब्द को बोलूँ तो खत्म कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर है जी। क्योंकि मुझे ये नहीं लगता कि बाहुबली से कोई काम होता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है मैम, देखिए इंसान का दिल जीतना है तो वाणी पे बहुत अंतर रखिए, अपने आप इंसान दिल जीत लेंगे। और अगर वाणी पे आप नहीं रखें, वाणी पे आपको कंट्रोल नहीं है, तो आप चाहे जितना पैसा खर्च कर लीजिए, चाहे जिस हिसाब से आप ढेर लीजिए, लेकिन आप जो है उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। भूपेंद्र जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? अगर मैं विधायक बनता हूँ तो जैसे मैं अपने चुनाव लड़ने के पहले, कैंडिडेट बनने के चुनाव लड़ने के बाद जैसे जनता के पास गया था ना कि हमें वोट करिए, विधायक बनने के बाद फिर मैं जाऊंगा जनता के पास, एक एक जनता के पास, चाहे वो दूसरे ही दल की ना हो, चाहे दूसरे दल के पदाधिकारी ना हो, मैं सबके पास जाऊंगा और सबसे यही अपील करूंगा कि मैं विधायक बन के आपके सामने आ गया हूं। आप विधायक इसलिए चुने होंगे क्योंकि कोई भी परेशानी होगी मैं आपके लिए खड़ा होऊंगा, आपके पास कोई भी परेशानी हो, और एक टाइम बाउंड कर देंगे। जैसे ज़्यादातर एमएलए जब जीतने के बाद ज़्यादातर समय बाहर चला जाता है, मैं कोशिश यही करूँगा कि जहाँ से मैं चुनाव जीता हूँ वहीं एक हमारा परमानेंट एक कार्यालय है, जिसमें मैं एक जॉब जैसे 10 से 5 होती है, मैं 10 से 5 बैठूँ। और ठीक उसी तरह अगर किसी भी रीज़न या किसी भी कोई ऐसा केस रहे जिस समय हमको आउट ऑफ सिटी जाना पड़े, तो अपना एक पीएस या पीए या अपना कोई एक सब्स्टिट्यूट जैसे होता नहीं कि लेटर पैड पे कोई काम हो जाए, कोई फ़ोन कॉल पे हो जाए, तो मैं एक आदमी, अगर कभी ऐसा होता है तो एक आदमी अपना नियुक्त कर दूंगा, जिससे कि जनता को कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना लगे कि फ़ोन नहीं उठ रहा है, मिलते नहीं हैं और उनसे बात करने कोई मतलब नहीं है, नेता बदल गए हैं, चुनाव हो चुका है, अब आएंगे नहीं या मिलेंगे कैसे। क्योंकि मैम हम लोग इलेक्शन कई साल से देख रहे हैं, बहुत करीब से देख रहे हैं। जो आपने आज क्वेश्चन किया ना, यही आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे तो बात हो रही थी कि पहले हम लोग पास खूब कैंडिडेट आते थे, अब इलेक्शन हो गया तो कोई दूरी से देख के दूरा सलाम हो जाती है, पहले भाग के आ जाते थे, हाँ तो जोड़ता चलता था, लेकिन अब नहीं आते क्योंकि इलेक्शन हो चुका है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि जनता की सबसे बड़ी शिकायत होती है कि जैसे बिफोर टाइम हमारा नेचर था बिफोर इलेक्शन, वैसे आफ्टर इलेक्शन भी हमारा जो नेचर जो है सेम रहे, कोई जो है डिफरेंस ना हो बिटवीन द बोथ साइड। जी प्राची मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि वर्तमान सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? अगर बात आती है वर्तमान सरकार से तो मैं 0% भी संतुष्ट नहीं हूँ। कारण क्यों मैम? देखिए, टीवी में क्या दिख रहा है वो अलग चीज़ है, अखबार में क्या दिख रहा है वो अलग चीज़ है। एक सेल्फ किसी चीज़ को देखना समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप अपने घर से 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जितनी अभी कैसे पैदल चलिए और रोड पे जितने लोग मिल रहे हैं बस उनसे एक क्वेश्चन पूछिए, क्या स्थिति है, क्या कमी है। अगर वो आदमी बताए कि हाँ नहीं हमें परेशानी हो रही, तो आप समझिए ये परेशानी सही में है। अगर हम बात करें कि बीजेपी गवर्नमेंट की, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री उनका है, हर तरह से उन्होंने मार्केट में ये दिखाया कि हम बहुत बेहतर है, सबसे अच्छे बेहतर है, लेकिन मैम बेहतर के चक्कर में बकवास कर दिया उन्होंने। इसलिए कर दिया, चाहे डिमोनेटाइजेशन हुआ हो चाहे इस पेंडेमिक टाइम में हुआ हो। आप बताइए, हम लोग जो है भारत जो है, और हम लोग इतना एजुकेटेड हैं, परसेंटेज हम लोग का 60-40 का रेशियो है, तो लेकिन हम लोग 50 के अबव जो है हम लोग इतने एजुकेटेड लोग हैं। हम लोग कभी कभी ऐसी चीज़ का सामना कराया जाता है, ऊपर से प्रधानमंत्री हैं वो प्रधानमंत्री नहीं, भारत के हर नागरिक के अभिभावक हैं, लेकिन वो ऐसी चीज़ का सामना कराते हैं कि लगता है कि ये हो क्यों रहा है, लेकिन क्यों? प्रधानमंत्री बोले हैं। पेंडेमिक टाइम में थाली बजाइए, ताली बजाइए, कोरोना भाग जाएगा। मैम वो कोरोना है, कोई भूत प्रेत नहीं है, भाग जाएगा। जी भूपेंद्र जी, थाली बजाने और ताली बजाने की जो आपने बात की, तो वो जब बजाने के लिए कहा गया था तो ये नहीं कहा गया था कि कोरोना भाग जाएगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो इसलिए कहा गया था कि जो हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं, उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। मैम ठीक है जी, आपकी बात हम समझ गए। किसी को अप्रिशिएट करने का मतलब क्या होता है?
थाली बजाना कि ताली बजाना, हमको बताइए। आप कहीं जाती हैं, मंच पे कोई अच्छा एक प्रदर्शन देख लेते हैं, अच्छा डांस, अच्छा सिंगर, तो आप क्या घर से थाली लेके मंच पे जाते हैं कि आप उसे क्लैप करते हैं? हमको इसका रास्ता बताइए। आप क्लैप करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि सामने वाले को उत्साह बढ़े, मनोबल बढ़े कि हम आपके साथ हैं। क्लैप, ताली जो खुशी का एक सिंबल होता है, थाली नहीं मैम। और दूसरी बात, चलिए ठीक है, एक बात आपकी ताली थाली वाली कंप्लीट हो गई। दूसरी बात, 9:09 पे 9 बजे लाइट बंद किया जाए, उसका क्या रीज़न था? और मैम आप कहती हैं ना कि ज़रूरी नहीं है कि कोरोना की बात की जाए, तो अगर हम मुसीबत है, जैसे आप बताइए, मैं हूँ, मेरे जो बुखार है, कोई आदमी आएगा कहेगा दवा खा लो, तो हमें मालूम है ना, अंडरस्टूड है ना, बुखारी की दवा बता रहा होगा, कोई ऐसा तो है ना किसी चीज़ की दवा बता रहा। कोरोना उस समय चल रहा था, और माननीय जी कह रहे थे कि आप थाली और ताली बजाइए, तो कोरोना ही को तो हम लोग को रिलीफ दिलाने के लिए कह रहे थे ना। भूपेंद्र जी, सबसे आखिरी में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे शो के माध्यम से जी मैम उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैम पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके जो कैमरामैन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि आप हमको इस काबिल समझे कि मैं बोल सकूं और आप सुन सकें, जनता सुन सकें, क्योंकि आज के समय में बाप बेटा की नहीं सुनता, कोई किसी की सुनता नहीं, मेरी कुछ सुन ले, ये तो हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से यही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिकली लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर है। कभी भी आप देखिए कि आपको हम लोग को दिखाया कुछ और जाता है, ज़मीनी स्तर पे कुछ और होता है, रूल और रेगुलेशन कुछ और बनते हैं, लेकिन मौके पे कुछ और होते हैं। ठीक, मैं इसी तरह कहूँगा कि उत्तर प्रदेश की जनता है, उसको अभी अपनी रक्षा अपने से करनी पड़ेगी। कोई वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना हो, चाहे जो हो, चाहे वो कोरोना वाली पेंडेमिक टाइम हुआ हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन हुआ हो, या आने वाले समय में कोई भी हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़े। मैं यही कहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता से कि वो अपनी जो है हर प्रॉब्लम का समाधान खुद ढूंढें, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड ना हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी जनता का काम नहीं कर रही। जी मैम। भूपेंद्र जी, आपने अपना वक्त दिया और हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज हम बात कर रहे थे भूपेंद्र श्रीवास्तव से। भूपेंद्र जी ने हमें बताया कि विधानसभा चुनाव में इनकी रणनीति क्या होगी, और अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो ये विकास के किन किन मुद्दों पर काम करेंगे। साथ ही एक युवा नेता के तौर पर इन्होंने बताया कि आज युवाओं की राजनीति में रुचि ना होने के कारण क्या हैं। ऐसी बहुत सारी बातों पर आज भूपेंद्र जी से हमने चर्चा की। हम आपको भी आगे ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। धन्यवाद।